तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में डेली जो डेली इकोनॉमी न्यूज के बारे में या डेली इकोनॉमी अफेयर्स के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज है दिनांक डेट 9 जुलाई। आप सब लोगों ने आज न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। वैसे आज क्या है, संडे, और मैंने पहले भी कहा संडे को के न्यूज़पेपर में हमेशा इकोनॉमी की न्यूज लगभग नेग्लिजिबल आती है, बिल्कुल नाम मात्र की आती है, ऐसी कोई खास न्यूज नहीं आती। तो आज की न्यूज में ऐसी कोई विशेष न्यूज तो नहीं है कि जो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, लेकिन फिर भी एक सिंपल से एक छोटी सी न्यूज है। वो बेसिकली कल की भी नहीं है, परसों की है, लेकिन वो चूंकि आज की न्यूज़पेपर में आई है इसलिए हम उसको जानना जरूरी है, डिस्कस करेंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने क्या हुआ, एक संस्था है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSC है। आपने नाम सुना हो तो, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, हम इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका चेयरमैन को अपॉइंटमेंट किया गया है, तो आप न्यूज देख सकते हैं आराम से। गवर्नमेंट अपॉइंट के राजा रमन साहब है। बेसिकली ये IAS ऑफिसर है, वर्तमान में भारत सरकार में टेलीकॉम सेक्रेटरी है। टेलीकॉम जो दूरसंचार का मामला होता है ना, उसमें सेक्रेटरी है। इनको क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटर है बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसमें क्या किया गया, इसमें इनको चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया गया। तो ये एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSC का चेयरमैन किसे अपॉइंटमेंट किया गया है। तो सिंपल सी बात है, के राजा रमन। इन्होंने इंजेती श्रीनिवास का स्थान लिया है। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, इंजेती श्रीनिवासन। ये भी एक इंपॉर्टेंट, मतलब पहले इसके IFSC के चेयरमैन के पोस्ट पे थे, काफ़ी बड़े अच्छी, मतलब ये भी रिटायर्ड IAS है बेसिकली ये भी, और इनका काफ़ी नाम था ब्यूरोक्रेटिक फील्ड में। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होता है। जब उसको जानेंगे तभी तो अथॉरिटी के बारे में जानेंगे कि ये क्या काम करती है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली अगर आपने कहीं इसका फोटो देखा हो तो आप इसको पहचान गए होंगे। ये गुजरात में गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गांधीनगर में ये सिटी है। लेटेस्ट में बनी है, बिल्कुल ग्रीनफील्ड नई बनी है। 2015 से इसने काम करना शुरू किया था। ये बेसिकली इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है। इंडिया का क्या है, फर्स्ट IFSC है। तो अब ये बार बार IFSC आ रहा है, ये होता क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप एक फोटो देख सकते हैं, न्यूज आपने देख ली। अब मैं कुछ चीजें बेसिक बताता हूँ। देखो, दुनिया का देश क्या, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। तो दुनिया का हर देश क्या चाहता है, जैसे इंडिया है, वो क्या चाहता है कि दुनिया के जितने भी देश हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। ये चाइना है सपोज करो, ये USA है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी, फॉरेक्स आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई एक्सपोर्ट होगा तो इसका मतलब इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो दुनिया का हर देश क्या चाहता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहता है। अब मैंने बताया था जो इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कृषि उद्योग और सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। सेवा में आप जानते हो बैंकिंग फाइनेंस वगैरह आते हैं, बैंकिंग फाइनेंस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आते हैं। तो इंडस्ट्री का सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा था, मैंने बताया था, PMI इंडेक्स पढ़ाया था। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कच्चे माल से कोई आइटम बना के बेचते हैं उसको। सिंपल सी बात है, जैसे कि हमारे पास कॉटन था, कॉटन से हमने क्या बनाया, कपड़ा बना दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इस टेक्सटाइल को क्या करो, इंडिया में भी बेचो और पूरी दुनिया में बेचो। तो किसी भी देश के एक्सपोर्ट बढ़ावा देने की सबसे मेन भूमिका होती है मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया ने कई सारी रणनीति अपनाई। इसमें एक कंसेप्ट है, आप लोगों ने सुना होगा नाम, सेज का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज राजस्थान में भी है, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में है ना सेज। पहले जेम्स एंड ज्वेलरी का था, अब उसको क्या कर दिया, मल्टी सेक्टोरल कर दिया। तो सेज का कंसेप्ट बेसिकली चाइना से आया था। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या किया, बेसिकली सेज का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे सब कोई चाइना है, ये पूरा देश चाइना है। अब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, कोई निर्माण करना चाहता है, तो पूरे चाइना में कठोर रूल होते हैं, लेबर लॉ होता है, श्रम कानून होते हैं, और भी कई सारे गवर्नमेंट के टैक्स संबंधी कानून वगैरह होते हैं। तो कोई दुनिया से यहाँ क्यों निवेश करने आएगा, समझ लो अमेरिकन कंपनी है, वो चाइना में क्यों निवेश करेगी।
तो इन्होंने एक कंसेप्ट लाया स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, कि चाइना में समझ कोई एक क्षेत्र है, जैसे कि संघाई के आसपास का कोई क्षेत्र है, इसको क्या करो, सेज डिक्लेयर कर दो, सेज डिक्लेयर कर दो। अब यहां पे क्या करो, पूरी दुनिया से कंपनी को बुलाओ, ठीक है, पूरी दुनिया से कंपनियां सेज में आएगी और यहाँ और आगे यहाँ पर निवेश करेगी और मैन्युफैक्चरिंग करेगी। बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको टैक्स इंसेंटिव देगी, टैक्स इंसेंटिव देगी। जो सेज एरिया होता है ना, बेसिकली जो डोमेस्टिक कानून होते हैं ना, डोमेस्टिक कानून होते हैं टैक्स के, वो लागू नहीं होता है यहाँ पे। इनको एक तरह से क्या होता है, जो टैक्स संबंधी मामलों में फॉरेन एंटिटी मानी जाती है। जैसे इंडिया में सपोज को मुंबई के कोई एरिया में हमने सेज बना दिया, तो सेज में क्या होता है, इंडिया के कानून लागू नहीं होते, जो इनकम टैक्स वगैरह एक्ट वगैरह होते हैं, वहां के अलग से रूल एंड रेगुलेशन लागू होते हैं और कई सारी टैक्स से छूट मिलती है। जब फॉरेन कंपनी को टैक्स से छूट मिलेगी तो क्या करेगी, वहां निवेश करना पसंद करेगी। तो चाइना में यह मॉडल काफी सफलफुल रहा। चाइना में जो ये सेज का मॉडल था ना दोस्तों, वो बहुत सक्सेसफुल रहा, काफी अब इसी के देखा देख पूरी दुनिया में क्या किया गया, पूरी दुनिया में इस मॉडल को अपनाया। इंडिया ने भी कोशिश करी सेज को अपनाने की, हालांकि इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं था, उसके कई सारे रीजन थे, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। तो अब सेज का मतलब क्या समझे कि यहाँ पर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग की पूरी दुनिया से यूनिट लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगेगी पूरी वर्ल्ड से। बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाओ पूरी दुनिया से, उनको टैक्स में छूट दो, टैक्स में छूट दो ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। देखो सेज में जो प्रोडक्शन होता है ना, उसको एक्सपोर्ट करना कंपलसरी होता है। यहाँ नहीं कि जैसे चाइना में या इंडिया में कोई सेज में कंपनी आई अमेरिकन और इंडिया में बेच दिया, ऐसा नहीं, उसको एक्सपोर्ट करना कंपलसरी होता है, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको टैक्स रिपोर्ट मिलेगी, एक्सपोर्ट कंपलसरी होता है। ये तो बात देख ली हम मैन्युफैक्चरिंग में। सपोज करो आप सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ावा देना है, सर्विस में भी जैसे स्पेशली फाइनेंस के सेक्टर में, फाइनेंस में आपको पता होना चाहिए बैंकिंग आ जाती है, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह आ जाते हैं, कैपिटल मार्केट आता है, शेयर मार्केट इसको कहते हैं हम, पेंशन का आता है, पेंशन फंड, इसके बाद इंश्योरेंस का आती है। ये सब चीजें क्या कहलाती है, फाइनेंस कहलाती है। जहां कोई पैसे का मामला हो उसको फाइनेंस कहते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए बना जाता है दुनिया में, इसको कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये कंसेप्ट होता है आईएफएससी पूरी दुनिया में। अगर आप लोगों को पता हो तो लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, इवन सिंगापुर छोटा सा देश है, एक मामूली सा, मुंबई से भी छोटा देश होगा मुश्किल से, एक सिटी के बराबर स्टेट है सिंगापुर। या सिंगापुर ने क्या अपने यहाँ पर आईएफएससी की स्थापना कर रखी है। इसमें क्या होगा, पूरी दुनिया से जितने भी बैंकिंग सेक्टर का काम करने वाला है, बड़े बड़े बैंक हैं, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी है, बड़े बड़े शेयर मार्केट के जो कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर होते हैं, शेयर मार्केट वगैरह, ये यहाँ पे क्या कर रखे हैं, इन्होंने स्थापना कर रखे हैं। तो पूरी दुनिया में यहाँ से क्या होता है, फाइनेंस की सप्लाई होती है। अब किसी को पैसा चाहिए, सपोज करो इंडिया में 2 प्रोजेक्ट लागू करना है, पैसा चाहिए, उधार चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा, सिंगापुर में जाएगा। क्यों, वहां पर इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर बना हुआ है। अब इंडिया में दोस्तों ऐसा कोई आईएफएससी नहीं था, इंडिया में ऐसा कोई आईएफएससी नहीं था जहां पर क्या कर सके, फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जा सके। तब फिर क्या किया जाए, तो फिर एक कंसेप्ट आया कि यहां इंडिया में भी आईएफएससी को बनाया जाए। तो दोस्तों भारत का पहला आईएफएससी है गिफ्ट सिटी। क्या है, गिफ्ट सिटी। भाई देखो, एक देश में एक से ज्यादा इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर हो सकते हैं। गुजरात में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, बेंगलुरु में हो सकता है, तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये आईएफएससी तो बेसिकली एक कंसेप्ट है, ये ऐसे इंडिया में एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट कई है, बीएससी, एनएससी, ऐसे इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर एक देश में ज्यादा हो सकते हैं। तो भारत का पहला कहां बनाया, गुजरात में बनाया। गुजरात, जो मैंने अभी फोटो दिखाया था ना आपने, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गुजरात गिफ्ट सिटी। एक गिफ्ट सिटी को लेकर भी विवाद हुआ था। बेसिकली देखो, आप सबको पता है कि इंडिया की फाइनेंस कैपिटल कौन सी है, मुंबई है। तो जो आईएफएससी पहला बनना चाहिए था, वो कहां बनना चाहिए था, फर्स्ट आईएफएससी, वो मुंबई में बनना चाहिए था। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2.0, तब उन्होंने प्रयास किया था कि मुंबई में इसको बनाया जाए, लेकिन बाद में आपको पता है मोदी जी की सरकार आ गई। मोदी जी कहां से, गुजरात से, तो इन्होंने क्या किया, इसको गिफ्ट सिटी में शिफ्ट कर दिया, गिफ्ट सिटी बनाई इन्होंने, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी कंपेयर टू मुंबई में आईएफएससी बनाने के लिए। तो हमको तो ध्यान रखना है कि भारत का पहला जो आईएफएससी है वो है गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। अब ये लास्ट नहीं है, दूसरा बन सकता है, मुंबई में भी बन सकता है, चाहे तो वहां की महाराष्ट्र से गवर्नमेंट इसको प्रमोट करे, बनाए
कौन मना कर रहा है? ये गुजरात गिफ्ट सिटी बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से मेनली प्रमोटेड है, चाहे तो कर्नाटक में बन सकता है। तो अब इसमें होता क्या है, अब मैं पूरी कहानी एक बार बता दूं। ये इंडिया है पूरा। अब हम चाहते थे क्या, हम चाहते थे कि देश में सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर कैपिटल मार्केट, इनको बढ़ावा दिया जाए, इनसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। तो हमने क्या किया, ये गुजरात में समझ करो गिफ्ट सिटी बना दी यहाँ पर, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये बेसिकली गिफ्ट सिटी है। अब यहां पर क्या किया हमने, आईएफएससी बना दिया। अब पूरी दुनिया से बड़े बड़े क्षेत्र के जो बैंक है, पूरी दुनिया के बैंक जैसे जेपी मॉर्गन वगैरह है, ऐसे पूरी दुनिया की बैंकिंग को यहाँ बुलाओ, यहाँ पे अपने ऑफिस खोलेंगे। पूरी दुनिया से इंश्योरेंस सेक्टर के जो में कंपनीज काम करे उनको यहाँ बुलाओ। पूरी दुनिया में जो शेयर मार्केट के बॉस है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया भर के स्टॉक, इनको यहाँ ऑफिस खोलो। अब यहाँ पे क्या होगा, सब प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी। अब जिसको यहाँ जो सेवा चाहिए, किसी को मान लो अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड इशू करना है, तो यहाँ पे इशू होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में। और जिसको है ना यहाँ पर पैसा सप्लाई करना है, वो भी यहाँ आ जाएगा, दोनों को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इंडिया में बिजनेस बढ़ेगा फाइनेंशियल सेक्टर में। ऐसा सिंगापुर में काम होता है दोस्तों। सिंगापुर एक मामूली सा शहर है, छोटा सा शहर, लेकिन पूरी दुनिया में जितना फाइनेंस होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिंगापुर से जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आईएफएससी है, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर भी वहाँ हैं, पैसे लेने वाले भी वहाँ हैं, सब कुछ वहाँ है। अब ये सब जो बड़ी कंपनियां यहाँ आएगी क्यों, संकट ये पैदा होता है भाई। हम तो लाख चाहते थे, हम तो पहले भी चाहते थे कि इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बैंक आगे यहाँ पर आगे अपने ऑफिस वगैरह खोले। तो ये यहाँ क्यों आएगी, तो हम क्या करेंगे, इनको टैक्स से छूट देंगे। टैक्स क्या करेंगे, रिबेट करेंगे, टैक्स से छूट करेंगे। जो इंडिया के टैक्स कानून है ना, वो यहाँ लागू नहीं होंगे। साथ में यहाँ पर जो जटिल प्रक्रिया होती है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इधर से फाइल लाओ, उधर से परमिशन लाओ, ये सब प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। साथ में यहाँ पे एक सिंगल रेगुलेटर होगा, सिंगल रेगुलेटर होगा। अब इसको एक बार समझ लो। देखो, बैंकिंग में काम करना है तो कहां पर फाइल चलती है, सबको पता है, इसका बॉस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास चक्कर लगाओ। फाइनेंस में काम करना है या फिर कैपिटल मार्केट में काम करना है तो सेबी के पास चक्कर लगाओ। पेंशन के फील्ड में काम करना है तो पीएफआरडी संस्था होती है, रेगुलेटर होता है पेंशन फैक्टर, उसके पास जाओ। इंश्योरेंस में काम करना है तो एलडाई का ऑफिस होता है, इसके पास जाओ। तो ऐसा ऐसा कोई मान लो फॉरेन से कोई आदमी आ रहा है, कोई बड़ी कंपनी आ रही है, तो वो ऐसा एक एक ऑफिस के चक्कर नहीं लगा सकती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसके लिए एक सिंगल रेगुलेटर बना दो, उसको कह दो आईएफएससी का रेगुलेटर है तो उसको कह दो आईएफएससी अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, आईएफएससी है। ये अलग से एक संस्था बना दी। अब से सारा काम यही देखेगी। यहाँ पे जो गिफ्ट सिटी है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर पे, यहाँ पे बैंकिंग के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल, सेबी के रूल वगैरह लागू नहीं होते दोस्तों। ये आईएफएससी एक सिंगल नोडल एजेंसी है। सारे जो नियम कायदे हैं इसके खुद के लागू होंगे और सब कुछ परमिशन इसी को देगा। ये सिंगल पॉइंट होगा फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। तो ये भारत सरकार ने इसकी एक कानून बनाया था, जैसे आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की थी। ऐसे ही आईएफएससी एक्ट 2019 पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसके तहत 2020 में इसको बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर में ही है, वहां गिफ्ट सिटी के आसपास ही है, गांधीनगर में। दोस्तों, वर्तमान टाइम में इसके पास एक ही इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है, गिफ्ट सिटी। जब भविष्य में कहीं और खुलेगा मुंबई में, इनमें, तो सबका रेगुलेटर यही होगा। जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर इंडिया में बनेंगे उन सबको रेगुलेट यही संस्था करेगी, आईएफएससी। तो न्यूज यही थी कि इसका गवर्नमेंट ने क्या किया, चेयरमैन को अपॉइंटमेंट किया गया। ये आप आराम से देख सकते हैं, के राजा रमन अपॉइंट न्यू आईएफएससी चेयरमैन, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इंडिया में जितने भी आईएफएससी खुलेंगे उन सबको रेगुलेट करेगी। क्योंकि वर्तमान में इंडिया में एक ही आईएफएससी है, वो है गिफ्ट सिटी गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात। तो इसलिए वर्तमान में इसी को रेगुलेट कर रहा है। इन्होंने इंजेती श्रीनिवास का स्थान लिया। आईएफएससी जो बेसिकली आईएफएससी 2019 में एक एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, उसके आधार पर यह 2020 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर गुजरात की गिफ्ट सिटी है वहीं पे बनाया गया। ये अच्छी बात है। नहीं तो परंपरा क्या होती है, कोई भी ऑफिस बनाते हैं ना भारत सरकार, तो दिल्ली में बना देती है। अरे जब काम गुजरात में गांधीनगर में हो रहा है तो दिल्ली में क्या लेन देन है। ऐसे कई क्षेत्र में काम होता है। जैसे अभी आदिवासी को कार्यालय होता है। अब आदिवासी महाराष्ट्र में है, एमपी में है, राजस्थान बॉर्डर पे, लेकिन वो बैठा दिल्ली में है, उसके बाबू लोग, तो वो कहने के गलत है। तो ये सही सिस्टम लगा मुझे कि जहां पर काम हो रहा है वहीं पर उस संस्था का ऑफिस होना चाहिए जो उसको कंट्रोल कर सके, ताकि इजी रहे काम करना। तो आप देख लो, आईएफएससी यूनिफाइड रेगुलेटर है। क्या है? यूनिफाइड है। ये सेबी का काम भी करेगा, ये आरबीआई काम भी करेगा, बाकी सब काम यही करेगा, सभी फील्ड का रेगुलेटर। फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, फाइनेंस सर्विस होती है, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह, वो क्या करेगा, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में प्रमोट करेगा, इसको रेगुलेट करेगा।
तो आप ये देख सकते हैं जो इंडिया का फर्स्ट आईएफएससी कौन है, गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इंडिया फर्स्ट आईएफएससी, गांधीनगर में बनाई गई है। इसको कई सारे टैक्स बेनिफिट है, ये 2015 से इसने काम कर दिया। ऐसे इंडिया में नहीं, ये तो इंडिया का पहला, ऐसे पहले से बहुत सारे बन रखे हैं, जैसे लंदन में है आईएफएससी, न्यूयॉर्क में है, दुबई ने बना रखा है अपना, ऐसे साथ में क्या रखा, सिंगापुर ने बना रखा है। तो हम भी क्या चाहते हैं, हम इनको टक्कर देना चाहते हैं, सिंगापुर को, दुबई को हम टक्कर देना चाहते हैं। ये आप इसका फोटो आराम से देख सकते हैं। ये बेसिकली ये गिफ्ट सिटी है गुजरात में, गांधीनगर में। दोस्तों जो आज का हमारी न्यूज़ थी यहीं बस समाप्त होती है, कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।